हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आइए आज हम लोग बात करते हैं अर्थशास्त्र के लिए पहला जो चैप्टर है पालमपुर गांव की कहानी। तो आइए पालमपुर गांव के बारे में पहले हम जानते हैं कि पालमपुर का गांव कैसा है, क्या क्या सुविधाएं हैं, किस प्रकार से वहाँ का रहन सहन है, किस प्रकार वहाँ का जीवन है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इस गांव के बारे में। ठीक है बच्चों, देखिए पालमपुर गांव के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके बारे में कुछ बिंदुओं को हम जानते हैं। जैसे यह गिलबर्ट 18 के शोध के अध्ययन पर आधारित उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले का एक गांव है पालमपुर। दूसरे नंबर पे हम कह सकते हैं कि पालमपुर आस पड़ोस के गांवों और कस्बों से जुड़ा हुआ है। मतलब ये अकेला गांव नहीं है, इसके अगल बगल और बहुत सारे गांव हैं। तीसरे नंबर पे हम बात कर रहे हैं पालमपुर के निकटतम कस्बा जो है वो क्या है, शाहपुर है, जबकि निकटतम मंडी जो है वह है रायगंज। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम बात करें कि इस गांव में विभिन्न जातियों की कई प्रकार की जातियां इसमें निवास करती हैं। तो इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि उच्च जाति के 80 परिवारों के पास है तथा इनके मकान पक्के हैं जो ईंट व सीमेंट से बने हैं। अगर बात करें हम तो दलितों की संख्या इस गांव में कुल जनसंख्या का 1/3 है, अर्थात लगभग जो है 150 परिवार। मतलब इस गांव में कुल 450 परिवार हैं, जिसमें दलितों के परिवार जो है वो 150 परिवार के लगभग हैं। ये भूमिहीन हैं तथा कृषि मजदूर के रूप में कार्य करते हैं। इनके पास ज़मीन नहीं है और ये दूसरों के खेतों में काम करते हैं। अगले पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि इनके घर गांव के एक कोने में मिट्टी व घास फूस से बने हैं। इसके पहले आपने देखा कि जो 80 परिवार हैं, उनके जो उच्च जाति के 80 परिवार हैं, उनके घर ईंट व सीमेंट से बने हैं, जबकि इन गरीबों के दलितों के घर कैसे हैं, मिट्टी व घास फूस से बने हैं। अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो अधिकांश घरों में बिजली है। इनके खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं। सिंचाई के लिए जो नलकूप चलते हैं वो बिजली से ही चलते हैं। बिजली का उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। और हम बात करें तो इस गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय, एक हाई स्कूल, एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय है। ठीक है बच्चों, तो ये रही पालमपुर गांव की जो है भौगोलिक स्थिति कह लें, इस गांव में कौन कौन सी सुविधाएं हैं, तो ये हमने देखा। अब हम बात करते हैं इस भूमि का वितरण कैसे है। इस गांव में भूमि का वितरण कैसे है, भूमि कितने लोगों के पास कितना है। तो भूमि के वितरण में हम कहें कि देखिए कुल 450 परिवार हैं और 450 परिवार में अभी आपने देखा कि 150 परिवार ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं, इनके पास कोई भी ज़मीन नहीं है। और बाकी जो है कुछ ऐसे परिवार हैं जिनको सीमांत परिवार या छोटे किसान परिवार हम कहते हैं, और इनकी संख्या जो है 240 है। अर्थात 240 परिवार जो है 2 हेक्टेयर से कम भूमि इनके पास है। 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले सीमांत और लघु कृषक इनको बोलते हैं। तो 240 परिवार, जबकि 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले मझोले व बड़े परिवार, बड़े किसान परिवार, इनकी संख्या जो है 60 है। ठीक है बच्चों, और हम बात करें तो कृषि में, कृषि का क्या स्थिति है इस गांव में, तो सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होने के कारण इस गांव के किसान वर्ष में मुख्यतः 3 फसलें पैदा करते हैं। तो सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है, इसलिए जो है एक साल में ये 3 फसलें पैदा करते हैं। और 3 फसलों का वितरण बच्चों देखो कैसे होता है, तो आप जानते हैं खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। खरीफ की फसल वह है जो वर्षा ऋतु में बोई जाए और शीत ऋतु में काट ली जाए, जैसे धान, ज्वार, बाजरा आदि। रबी की फसल की बात करें तो जो शीत ऋतु में बोई जाए और ग्रीष्म ऋतु में काटी जाए,
जैसे गेहूँ, चना, सरसों, मटर। जबकि जायद की जो फसल होती है वो ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु में ही काट ली जाती है, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, ये सब। ठीक है बच्चों, तो ये गांव की स्थिति रही है। इस प्रकार से खेती जो है मुख्य आय का साधन है इस गांव का। और अब हम बात करते हैं इस खेती से पैदावार बढ़ाने का तरीका क्या है, किस प्रकार से पैदावार बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बहुविध फसल प्रणाली। देखें, बहुविध फसल प्रणाली क्या है? तो एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। और अब दूसरा तरीका, तो एक तो हो गया बहुविध फसल प्रणाली, और दूसरा तरीका क्या है? तो देखें, ये बहुत ही चर्चित विषय रहा है जिसका नाम है हरित क्रांति। तो हरित क्रांति से खाद्यान्न में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है और जो है कृषि उत्पादन में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुआ है। तो आइए देखते हैं हरित क्रांति क्या है। देखें बच्चों, तो कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है कि खेती में प्रयुक्त भूमि वस्तुतः स्थिर होता है, मतलब भूमि को बढ़ाया नहीं जा सकता। एक हद तक जो है, जैसे कुछ बंजर भूमि वगैरह पहले रहे होंगे तो उनको खेती योग्य भूमि में बदला जा चुका है, लेकिन अब स्थिति ये है कि उससे ज़्यादा अब कृषि योग्य भूमि नहीं बना सकते। लेकिन जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, भोजन सबको चाहिए, तो कृषि पर बहुत अधिक दबाव है, तो भूमि तो बढ़ा नहीं सकते। तो कृषि उत्पादनों में के तरीकों में जो है हम बदलाव करके वैज्ञानिक तरीके से उसमें उन्नतशील किस्म के बीज, आधुनिक कृषि यंत्र, कीटनाशक, रसायन, खाद, ये सब प्रयोग करके जो है उत्पादन में वृद्धि कर देना ही हरित क्रांति कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो इसका ये सब किया गया। जो पारंपरिक बीजों के स्थान पर उन्नतशील किस्म के वाईबी बीजों का प्रयोग किया गया। HYB एक प्रकार का बीज है जो उन्नतशील किस्म का बीज है, तो इसका प्रयोग किया गया। प्राकृतिक खाद के स्थान पर रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया। कीटनाशकों का प्रयोग किया गया। आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग किया गया, जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, पंप सेट। सिंचाई साधनों का विस्तार किया गया, जैसे बांध बनाए गए, नहरें बनाए गए, नलकूप, ये सब जो है। और इन सब तरीकों को अपनाया गया। तो परिणाम क्या हुआ कि जो है खाद्यान्न के उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई, 3 से 4 गुना तक उत्पादन बढ़ गया। और सबसे लाभान्वित जो राज्य हुए, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये सब में सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। जबकि गेहूं के फसल जो है हरित क्रांति में जो है ये सर्वाधिक प्रभाव पड़ा गेहूं की फसल में। आइए एक आरेख से इसको हम समझते हैं किस प्रकार से जो है पड़ा। तो देख सकते हैं बच्चों, ये आरेख आपके सामने जो है, इसको अपनी कॉपी में आप आरेख बना लीजिए। कुछ आंकड़े यहाँ पे दिए जा रहे हैं, इसको आरेख आप बना लीजिए कि किस प्रकार से गेहूं की फसल में वृद्धि और दालों के उत्पादन में और गेहूं के उत्पादन में क्या प्रभाव पड़ा। ये जो है एक आप आरेख जो है अपनी कॉपी पे आप हम बना लीजिएगा। तो आइए हम बात करते हैं कि हरित क्रांति का दुष्प्रभाव। इसका कुछ दुष्प्रभाव भी पड़ा। क्या पड़ा? जैसे देखिए, गेहूं, चावल, ये सब में तो वृद्धि हुआ उत्पादन में इनके, लेकिन मोटे अनाज, दाल, ये सब के उत्पादन में कमी हो गई। जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, जौ, चना, अरहर, ये सब के उत्पादन में कमी हो गई, क्योंकि हर जगह अब सिंचाई की सुविधा, और अभी आपने देखा कि उन्नतशील किस्म के बीज, सिंचाई के साधन, ये सब के कारण जो है अब गेहूं, चावल, ये सब पैदा होने लगे इन सब के स्थानों पर, इसलिए इनका उत्पादन कम हो गया मोटे अनाजों का। इसके अलावा और क्या दुष्प्रभाव पड़ा कि अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से भूमिगत जल, नदियों, तालाबों का जल जो है वो प्रदूषित हो रहा है, तथा मिट्टी भी प्रदूषित हो रही है, और भविष्य में मिट्टी के अनुपजाऊ होने का खतरा है। और हम बात करें अगर इसका दुष्प्रभाव में,
तो अत्यधिक जल के दोहन के कारण, क्योंकि हर जगह नलकूप वगैरह से जो भूमिगत जल का दोहन हो रहा है सिंचाई के लिए, तो इसका दुष्प्रभाव क्या है बच्चों, तो जलस्तर जो है नीचे चला जा रहा है, जिससे आने वाले समय में पेयजल संकट हो सकता है। और हम बात करें एक और दुष्परिणाम की, तो हम कह सकते हैं कि खेती की लागत में वृद्धि हो गई। पहले जहाँ पे पारंपरिक तरीके से खेती होती थी तो उसमें लागत कम आता था, गोबर, कंपोस्ट, ये सब के खाद से ही काम चल जाता था, और जो खाने से बच जाते थे बीज वही बो दिया जाता था। लेकिन अब हरित क्रांति के माध्यम से क्या हुआ कि रसायनों का प्रयोग होने लगा, कीटनाशकों का प्रयोग होने लगा, नए नए उन्नतशील किस्म के बीजों का प्रयोग होने लगा, और हर साल नए बीजों का जो है बोया जाने लगा। तो हम कह सकते हैं कि इस तरीके से खेती में लागत जो है वो बढ़ गई। तो ये सब जो है हम कह सकते हैं कि हरित क्रांति का दुष्प्रभाव रहा। आइए अब हम बात करते हैं बच्चों ये गैर कृषि क्रियाओं के बारे में। तो ये सब तो कृषि के बारे में बात हो रहा था, अब हम बात करें गैर कृषि क्रियाएं। देखें तो बच्चों गैर कृषि क्रियाएं, अब देखिए क्या होती हैं। गैर कृषि मतलब कृषि के अलावा जो कार्य होते हैं, कृषि के अलावा जो कार्य होते हैं वो जो है गैर कृषि कार्य कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें बच्चों गैर कृषि क्रियाएं में, देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बच्चों कि इसमें उत्पादन, थोड़ा सा देखें यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उत्पादन की। देखिए उत्पादन ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है अर्थव्यवस्था के लिए। देखिए उत्पादन, तो उत्पादन के 4 साधन हैं, 4 प्रकार से उत्पादन होते हैं। उत्पादन के लिए 4 चीज़ें जरूरी हैं। क्या क्या 4 चीज़ें जरूरी है बच्चे, देखें हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो है उत्पादन के लिए चाहिए पूंजी, पहले नंबर पे पूंजी। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे श्रम, पूंजी, श्रम। तीसरे नंबर पे हम बात कर रहे हैं भूमि। देखिए भूमि, पूंजी, श्रम, भूमि, और चौथे नंबर पे हम बात कर रहे हैं उत्पादन के साधनों में। तो चौथे नंबर पे हम बात करेंगे कि उत्पादन के साधनों में देखिए ये 3 तो महत्वपूर्ण हो गए, पूंजी, श्रम, भूमि, और इसके बाद हम बात करेंगे एक आगत की। आगत, ये 4 चीज़ें हैं जो कि उत्पादन के साधनों में जानते हैं हमने। देखिए पूंजी क्या है, पूंजी का मतलब जो पैसा जो है हम उत्पादन कार्य में लगाते हैं, किसी व्यवसाय में जो पैसा हम लगाते हैं वो जो है उसको कहते हैं हम पूंजी। तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए जो है कि इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं और इसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम यहीं पे रुक रहे हैं पहले वीडियो के लिए, लेकिन पालमपुर गांव की कहानी के लिए दूसरा वीडियो जो है जल्द ही अपलोड होगा, तो उसको भी आप लोग देखिएगा, और इसके आगे की जो कहानी है वो दूसरे वीडियो में दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।